हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सुनील पाटीदार स्वागत करता हूं आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के इस सीरीज़ में आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए और मैथमेटिक्स पर पकड़ बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए, इसी के अंतर्गत आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें संख्याओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। अंक होंगे 0 से लेकर 9 तक। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या को भी अलग अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंकों के मान, संख्याओं का वर्गीकरण और संख्या के भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला हम बोल सकते हैं वास्तविक मान। इसको हम जाति मान भी कह सकते हैं या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेस वैल्यू। जाति मान या फेस वैल्यू। वास्तविक मान क्या होता है या जाति मान क्या होता है? किसी भी संख्या का अपना वास्तविक मान, यानी संख्या अगर यहाँ लिखा हुआ है 6 तो 6 का जाति मान 6 है। अगर हमने लिखा 7 तो 7 का जाति मान या वास्तविक मान 7। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको संख्या होती 2, 6, 8, 7। इस संख्या में 8 का वास्तविक मान क्या है? तो 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। इस संख्या में 6 का फेस वैल्यू क्या है या जाति मान क्या है? तो 6 ही होगा। यानी कहने का मतलब है संख्या कहीं भी लिखी हो, अंक कहीं भी लिखा हो, उसका जाति मान उसका वास्तविक मान होता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, वीडियो लेक्चर का आपको एक फ़ायदा होगा। ऑफलाइन क्लास में आप एक बार बैठ सकते हैं, 2 बार बैठ सकते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर में आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए तो फिर से आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ क्लासेस में आपको PDF मिलेगी, तो हर चैप्टर की PDF आपके पास होगी। तो उस PDF में आपको 3 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहला पार्ट जो होगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिए होंगे किसी भी चैप्टर के, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में यहाँ भी समझाऊंगा। वो वहाँ आपके PDF में होंगे, वो आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का बेस होता है। उस चैप्टर के अगर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा पार्ट उसमें होगा एग्जाम्पल्स का। वो एग्जाम्पल्स आप ध्यान से समझेंगे, कुछ मैं भी बताऊंगा। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाऊंगा। इसके बाद सीधी सी बात है, कुछ डाउट्स भी होंगे, तो डाउट्स के लिए हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक मान के बाद दूसरा होता है स्थानीय मान, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू। यही संख्या ले लेते हैं। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है? तो अब 8 का स्थानीय मान होगा 80। क्यों? हमने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये पढ़ा है हमने। तो कहने का मतलब ये 8 अगर दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 80। 6 अगर सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 600। आसान है।
या आप इसको सरल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद जितने, उस अंक के बाद जितने अंक लिखे हों आप 0 लगा दीजिए। जैसे अगर हमने पूछा 2 का स्थानीय मान क्या है, तो हम लिखेंगे 2, इसके बाद 3 0, तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2000। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में कैसे फ्रेम होते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि जो आपको संख्या दी गई है, इस संख्या में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो अब इस संख्या में देखिए 9 का स्थानीय मान क्या है 900, और 9 का जातीय मान क्या है 9। तो हमसे पूछा था 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, यानी हम 900 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 891। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको बोल सकते हैं 9 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान को जोड़िए, या 9 के स्थानीय मान 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। आपको ये समझ में आ गया कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। अब हम समझते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग तरीके से किया गया है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और क्या क्या हमें अच्छे से पता होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, अब नाम से लग रहा है कि वे संख्याएं जो ईश्वर प्रदत्त हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि ये कहीं हमें वनों से प्राप्त होती है, वृक्षों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनको नाम प्राकृतिक संख्या इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि ये ईश्वर प्रदत्त होती है। यानी आपकी संख्या 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये आपकी संख्याएं होंगी प्राकृत या प्राकृतिक, या इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम समझते चलें, फिर हम अगले वर्गीकरण पर चलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। यानी ऐसा भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में 2 3 4 5 6 7 100। अब ऐसा तो नहीं कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गिनने बैठेंगे, तो कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई तो आसान तरीका होगा। यानी इसको हल करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले को हम बोलेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n+1/2। बहुत आसान है ये, आपको मैं इतनी बार बार पूछूंगा और बार बार आप इसको बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं, फॉर्मूले इसमें ज़्यादा हैं लेकिन याद हो जाएंगे। और जो एनर्जी आपकी आज फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में है, यही एनर्जी अगर आपकी लास्ट क्लास तक रही तो मैं वादा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मैथमेटिक्स कभी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। जो एस्पिरेंट्स मैथ्स के नाम से ही डरते हैं, जिनको लगता है कि मैथ्स यानी बुरी चीज़, अगर मैंने आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें n क्या है, n है पद या स्टेप।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ n किसे कहते हैं? n यानी पद। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में कितने पद हैं? 100 पद हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे 100 तक 100 पद। यानी हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें यहाँ इस क्वेश्चन में मिला है n इक्वल 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये या तो आप इसको सीधे यहाँ 50 कर सकते हैं, तो 50 इंटू 101 और यहाँ से इंटू करोगे तो 50, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको लैंग्वेज में भी पूछा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो भी यही फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन है। या बोल सकते हैं प्रथम 5000 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, कोई बड़ी बात नहीं, n बराबर हो जाएगा 5000। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जाएगा। अब समझते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या आप नोट्स बनाते चलें, चाहे आपको पीडीएफ मिल रहा है लेकिन पीडीएफ को आप बार बार नहीं पढ़ सकते। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए आपके नोट्स के लिए, जो मैं इनको समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए आपको नोट करते चलना है। एक बार की मेहनत है, लेकिन बार बार आप वीडियो नहीं देख सकेंगे और ना ही बार बार आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो नोट्स होते हैं, जो हमने हैंड रिटन बनाए हैं, वो हम बार बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नोट्स आप बनाते चलें। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे? इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, उसके बाद हम पूर्ण संख्या पर चलेंगे। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए या प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका योग बताइए। तो हम में से ज़्यादा एस्पिरेंट्स क्या करेंगे? ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही करते हैं, जल्दी जल्दी में। एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें जल्दी होती है, टाइम कम होता है, तो हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। हमसे पूछा प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, हमने लिखा, सोच लिया 1 2 3 4 7 9 10, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें गलत वाला जो हम गलती से करते हैं वो पहले नंबर पर होता है, ए। तो ये गलत हो गया। कहाँ गलती हुई? यहाँ आपसे बोला है पूर्ण संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी जोड़ लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहला जाती है। ठीक है, यानी हम बोलेंगे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें आपको बस 0 रेट कर देना है, तो कंप्लीट नंबर हो गया, यानी हम बोलेंगे उसको होल नंबर। समझ में आया? अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रथम 4 पूर्ण संख्या, तो पहली संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बस 4 3 7 और 1 8, सॉरी 3 2 5 और 1 6। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर 6 होगा, ना कि 10। पूर्ण संख्या समझ में आया? पूर्ण संख्या से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए तो आप प्राकृत संख्या से भी आंसर बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, कुछ नहीं करना, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, क्या निकाला था? 100 गुणा 100 प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आया था। अब देखिए, हमसे पूछा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग। हमें पता है जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 100 हट जाएगा, 100 हट जाएगा, यानी इस टोटल में से 100 घटा दीजिए। समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ से 100 घटाओगे तो ये 5050 बन जाएगा, 4950। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो प्राकृत संख्या के फॉर्मूले आपको पूर्ण संख्या में भी हेल्प करेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि अगर पूर्ण संख्या बोला है तो 0 ऐड होगा, और लास्ट की संख्या अगर आपसे बोले कि 5000 तक, प्रथम 5000
पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5000 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5000 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, और जाते जाते 4999 तक खत्म। आया समझ रहे? 5000 ऐड नहीं होगा, लेकिन हाँ हेल्प करेगा। हम n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल निकालेंगे और उसमें से 5000 घटा देंगे इस बार। क्यों? क्योंकि हमें 5000 को हटाना है कैसे भी। 0 तो ऐड होगा, तो 0 से केवल संख्या की गिनती होगी, जुड़ेगा कुछ नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक या हम बोल सकते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक की परिभाषा हम बोलेंगे, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सभी नकारात्मक या ऋणात्मक संख्याओं को इनमें जोड़ दिया जाए तो यह पूर्णांक हो जाती है। यानी कहने का मतलब, आपने इस प्रकार से स्केल देखी होगी, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जा रहा है, और -1 -2 -3 -4 और ये भी इन्फिनिटी तक। यानी ये सभी पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। यानी बहुत आसान है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर लिया जाए और सभी उनका ऋणात्मक रूप -1 -2 -3, तो ये सब मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। अगला हम समझते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या आपको आसानी से पता है, कोई भी नंबर लिखा 28 जी, ये 2 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि यह एक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं 2 4 6 8 10, इस प्रकार से यह n तक हो सकता है, हम बोल सकते हैं n तक। तो 2 4 6 8 10 वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे फ्रेम होगा, वो समझते हैं। क्वेश्चन ये आएगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताइए। तो अब प्रथम 100 सम संख्याओं का योग में ध्यान से समझना है कि प्रथम 100 सम संख्या कैसे होगी। 2 4 6 8 10 100, क्या प्रथम 100 सम संख्याएं हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये तो 50 ही हुई है। 2 4 6 8 10, तो 100 तक 50 ही सम संख्या होगी। यानी आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि 100 सम संख्याएं कब तक हो, कहाँ तक होगी? 200 तक होगी। तो ये अभी हमने ये समझा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अब इसको आगे हल करने के लिए फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। तो फॉर्मूला आप लिखेंगे, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू एन प्लस 1। आसान है, n इंटू एन प्लस 1। आपका पिछला फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, और ये है n इंटू एन प्लस 1। यानी आपको बस बाई 2 हटा देना है। n क्या है? वही n है पद या स्टेप। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको पता ही है, क्वेश्चन में ही बोला है n इक्वल, यहाँ गलती से n इक्वल 200 नहीं लिख देना है, n इक्वल 100 होगा। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 अगर देखोगे तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, ऐसे गिनोगे तो 200 तक पद कितने होंगे? 100 ही होंगे। तो n इक्वल कितना है? 100 है। पहले हमने ये समझा कि क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, फिर हमने ये देखा कि हम आंसर कैसे बनाएंगे। अब n इक्वल 100 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से 100 इंटू 101, यानी आपको इसमें केवल 2 जीरो लगा देना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आया समझ में?
तो फॉर्मूला हमने अभी तक दो फॉर्मूले सीखे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू, प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन। इसके बाद अब हम समझेंगे प्रथम एन, अब हम समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाजित न हो, प्रत्येक वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या आपकी पहली विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से n तक हम बोल सकते हैं। तो वह संख्या जिसमें दो से भाग ना जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझते हैं। आपको पूछा जाएगा प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब हम बोलेंगे पहली विषम संख्या 1, फिर 3, यानी आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, क्या हम यहाँ 100 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 100 विषम संख्या नहीं है। फिर अगर आप सोचेंगे क्या यहाँ 99 आ सकता है, तो फिर हम बोलेंगे ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 99 तक 50 विषम संख्या होगी, क्योंकि ये एक छोड़कर है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि 1 से 100 तक, बेसिक से अगर आप समझोगे 1 से 100 तक आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, यानी 50 सम संख्या होंगी और 50 ही विषम संख्या होगी। कहीं तक भी आप देखोगे, अगर आपसे बोला जाए कि 1000 तक कितनी सम संख्या होगी, तो आप बोलेंगे 500 सम संख्या होगी। 1000 तक कितनी विषम संख्या है, तो हम बोलेंगे 500 ही विषम संख्या होगी। समझ में आया होगा आपको? तो अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में प्रथम 200 विषम संख्या, तो हमें पता है कि 1 से 99 तक अगर 50 होगी, क्वेश्चन क्या था? प्रथम 100 प्राकृत विषम संख्या है, तो प्रथम 100 अगर 99 तक 50 होगी तो 199 तक। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले से बहुत आसानी से आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि विषम संख्या 200 प्रथम 100 विषम संख्या होगी कहाँ तक, तो 1 से लेकर 199 तक प्रथम 100 विषम संख्या होगी। अब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहले हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा। प्रथम, ये आप नोट डाउन करेंगे आपके नोट्स में, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला है n स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूला है n स्क्वायर, और n क्या है? वही पद या स्टेप। तो यहां देखेंगे ध्यान से, 1 से लेकर 199 तक कितनी विषम संख्या है? क्वेश्चन खुद बोल रहा है 100, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 100, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं को योग बताइए। यानी आपका फॉर्मूला क्या कहता है? n का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को पूछते हैं। अगर आपसे बोला है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताएंगे। कैसे बताएंगे? 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या, हम सीधा फॉर्मूले पे चलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होंगी? आधी, यानी 50। तो आपका n हो गया 50, तो n 50, तो n स्क्वायर 50 का स्क्वायर यानी 2500। तो आसान है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं? आधी, यानी 25, 25 का स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 81 तक, 1 to 81, 1 से लेकर 81 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब आपको n बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 से 80 तक कितनी विषम संख्याएं? 40, तो 1 से 81 तक 41, यानी 41, n हो गया 41। और अगर आपका n 41 है तो 41 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? या तो आपसे बोलेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए,
या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। इनके और भी नाम हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हाल ही में कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि इसको नाम बदलकर पूछा गया था अग्र संख्याओं का योग बताइए। अग्र संख्या, प्रथम 5 अग्र संख्या। तो अब अग्र संख्या तो हम सोचते हैं कि 1 से लेकर 5 तक वो अग्र संख्या होंगी, लेकिन नहीं। तो पहले हम अभाज्य की परिभाषा समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए। अभाज्य संख्या की सीरीज में सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी 2। ध्यान से देखोगे तो 2 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 2 का जाएगा, ठीक है, या 1 से भी जाएगा। तो हमारी परिभाषा कहती है, परिभाषा में एक पॉइंट और ध्यान से समझना, एक को छोड़कर वह संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। यानी कहने का मतलब है कि पहली संख्या होगी 2 जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग ना जा रहा है, और अगली संख्या होगी 3 में भी स्वयं का भाग जाएगा, अन्य किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी इसी प्रकार से यह सीरीज चलती रहेगी। यहाँ आपको टेबल्स यानी पहाड़े अच्छे से याद होंगे तो आप जल्दी से अभाज्य संख्या समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, 2, 3, 5, 7 और 11 को जोड़ देंगे। इनसे रिलेटेड एवरेज पूछा जा सकता है, योग पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि 50 से लेकर 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 50 से 70 तक सभी अभाज्य। अब ध्यान से देखिए, योग करने के लिए आप ये ना समझे कि कितने नंबर हम कैसे योग करेंगे। ध्यान से समझोगे तो 50 से लेकर 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है हम देखेंगे। 50 के बाद 51 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 51 में 17 और 3 से भाग जाता है। इसके बाद 52, कोई भी सम संख्या पर विचार ही नहीं करना है, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, अभाज्य नहीं होती है। तो सम संख्या पर कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें 2 से भाग जाना ही है। तो हम बोलेंगे 51 नहीं, 53 अभाज्य है। तो हमारी पहली संख्या 53। फिर हम बोलेंगे, हम सम पर तो ध्यान ही नहीं देंगे, 55 नहीं, 57 जी, 57। अब देखो हमने जल्दी में कुछ गलती तो नहीं की। 19 की टेबल अगर आपको याद हो तो ये डिविजिबल है, यानी यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 59 जी, 59 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद 61 में किसी संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यह भी अभाज्य। 63 भाज्य होगी, 65 भाज्य है, 67 किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 69 जी, 23 होता है, तो वह भी भाज्य है। यानी हमें क्वेश्चन समझकर ऐसा लगा था 50 से 70 तक बहुत संख्याएं होंगी, लेकिन हमें ध्यान से देखने पर 1, 2, 3, 4 केवल 4 संख्याएं मिली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 50 से 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अब इनको जोड़ना कोई कठिन काम नहीं है आपके लिए। यह आपसे पूछा जा सकता है 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने इसमें ये नहीं बताया कि 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताइए या 100 तक अभाज्य, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभाज्य संख्याओं के लिए कोई नियम नहीं है कि यह 2 संख्याओं के बाद या 3 संख्याओं के बाद आता है। यानी आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 1 से 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। अभाज्य संख्या पहचानने के लिए आपको भाग देकर देखना पड़ेगा कि वह संख्या किसी संख्या से विभाजित है या नहीं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आप 1 मिनट या एक मिनट के अंदर 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड में बना सकें। इससे लेंथी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए काम की है और जो एग्ज़ाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगला हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। हाँ, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर।
तो अभाज्य संख्या के 3 नाम हो गए, अग्र संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और एक और नाम है जो कि एग्जाम में कभी कभी आपको पूछा जाता है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो इसके बाद हम समझते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अगर आपको अभाज्य समझ में आ गया तो भाज्य भी समझ में आ जाएगा, यानी वह संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वह भाज्य संख्या होगी। तो पहली भाज्य संख्या होगी क्या, 4। 1 को छोड़कर, आप 1 को, 1 स्पेशल नंबर है, हमारी परिभाषाओं में ही बोला गया है 1 को छोड़कर, ठीक है, इसलिए आप 1 को यहाँ ना लाएं। 2 तो अभाज्य है, किसी से भाग नहीं जाएगा। 3 भी अभाज्य है। 4 में किससे भाग जाएगा, 2 से। अगला भाज्य नंबर होगा 6, यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य हैं। इसके बाद सम संख्याओं के बाद कुछ संख्याएं और भी होंगी, 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। अब क्या हमने इसमें कुछ छोड़ा है? ओके, क्या क्या छोड़ा, ध्यान से समझेंगे आप। ये सही है, ये भाज्य है। इसके बाद यहाँ 9 भी भाज्य है। क्यों? क्योंकि 9 में 3 से भाग जाएगा। तो सभी सम संख्या तो भाज्य है ही, लेकिन उसके साथ कुछ विशेष विषम संख्याएं भी भाज्य होंगी जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाए। 11 यहाँ हमने छोड़ा, बिल्कुल 11 अभाज्य होगी, भाज्य नहीं होगी। 13 छोड़ा, 15, ठीक है, तो 15 क्या होगी, भाज्य संख्या, क्योंकि 15 में 3 से और 5 से भाग जाएगा। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वह संख्या जो किसी से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से, स्वयं और एक को छोड़कर, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अगला समझते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q में निर्धारित कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अंश बटे हर में जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या जिसे हम P/Q में निर्धारित कर सकते हैं, इसका मतलब जैसे आपका नंबर हुआ 2/3। 2/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसे हम अंश और हर में निर्धारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोई भी भिन्न आपकी परिमेय संख्या होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 8 परिमेय संख्या है? आप में से कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे नहीं है, क्योंकि यह अंश बटे हर में निर्धारित नहीं है। लेकिन यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा है। तो कोई भी नंबर अंश बटे हर में लिखा अगर है तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी यहाँ 0 नहीं हो, ये 9/0 है ना। मैंने पूर्ण पूर्णांक बोला, यानी आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि 0 से भाग ना जाए, और सभी नंबर अंश बटे हर में अगर हम लिख पाए तो वह परिमेय संख्या होगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अगला मैं जो बताने वाला हूँ आपको, अगर 1.3 आपसे पूछा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप ध्यान से देखोगे, हमें पता है पॉइंट हटाते हम इसको 10 लिख सकते हैं, यानी 13/10 हो गया जी, यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है, शांत दशमलव भिन्न या अशांत दशमलव भिन्न, या आवृत्ति और अनावृत्त। क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। शांत का मतलब ये है कि जैसे 1.3 लिखा था, तो इसके बाद जो पॉइंट ये नंबर लिखा है 3, ये शांत है, यानी 3, 2, 5, 7 ऐसे आगे तक नहीं जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। और अगर ये इस प्रकार होता, 1.3 के ऊपर बार लगा होता, तब बताइए यह परिमेय संख्या है कि नहीं।
तो हम बोलेंगे तब भी यह परिमेय संख्या होगी। यह आपने दशमलव भिन्न चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ा होगा या अब आगे हो सकता है पढ़ोगे, तो उसमें इसको हल करके भिन्न बनाना आपको सिखाया जाएगा कि यह किस प्रकार से भिन्न बनता है। तो यह भी परिमेय संख्या है। अब प्रत्येक संख्या जो दशमलव में लिखी हो वह परिमेय संख्या हो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। जिस संख्या पर बार लगा है वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ओके, इसके बाद अगर हमने बोला कोई संख्या जैसे पाई, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताइए। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर पाई परिमेय संख्या है, लेकिन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। कुछ ये सोचेंगे कि 22/7 सर ये अंश बटे हर लिखा है, लेकिन डियर एस्पिरेंट्स इसको हम 22/7 लगभग में लिखते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। यानी अगर आप इसको दशमलव में भी लिखेंगे तो 3.14 आपने सुना होगा। ये 7 से भाग देंगे 3 बार 21, फिर बचा 1, फिर 7 से 1 बार, फिर 3, फिर 7 से 4 बार। लेकिन ये 3.14 नहीं है, ये इस प्रकार से चलता रहेगा, अशांत रूप से, अनावृत रूप से। यानी अब परिमेय संख्या के साथ मैं आपको अपरिमेय संख्या भी समझा रहा हूं। वह संख्या जो दशमलव तो है ही, दशमलव जिसमें डेसिमल लगा है, लेकिन अशांत रूप से, अनावृत रूप से अनंत तक जाए, अशांत और अनावृत रूप से। ध्यान से देखोगे अशांत तो ये भी था 1.3 बार, यानी 1.3333333, अशांत ये भी था, लेकिन आवृत्त था, यानी वही नंबर अनंत तक आ रहा था। यहां ध्यान से समझोगे 3.4 यानी 3.476, ये अशांत तो है ही, अशांत ये भी था, अशांत ये भी है, अशांत से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवृत और अनावृत से फर्क पड़ेगा। यानी ये वही संख्या आ रही है जो अनंत तक जा रही है, और यहाँ कोई फिक्स नहीं है। यानी पाई की वैल्यू अशांत और अनावृत रूप से अनंत तक चलती है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय। इसलिए आप ध्यान से याद रखोगे इसको, पाई अपरिमेय संख्या है। अब बार में आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखी है 6.231 और ऐसे बार लगा है, अगर इस प्रकार लिखी है तो बताइए यह 6.231 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? और इस पर बार लगा है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये तो आपके लिए ट्रिक हो गई कि अगर बार लगाए तो परिमेय ही होगी। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों है परिमेय वो भी समझाता हूं। देखिए इसका मतलब ये है डियर एस्पिरेंट्स कि 6.23131313131 यानी ये अनंत तक जाएगी, लेकिन इसका हमें ज्ञान है, ये अशांत है लेकिन आवृत्त है, यानी हमें इसका ये पता है कि 3131 चल रहा है, उससे हम अंश बटे हर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। और अगर आपके मन में जिज्ञासा बन रही है कि सर ये कन्वर्ट करना सिखाई दीजिए कि ये अंश बटे हर में इसको कैसे बदलते हैं, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे चेंज करेंगे इसको। चलिए समझ लेते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी हमने आपसे पूछा था 0.3 या वहाँ लिखा था 1.3 बार, इसको आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। तो हमने यहाँ लिखा 0.57 बार, 0.57 बार, 0.57 बार। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा क्या है इसका तरीका। सबसे पहले हम इस संख्या में ध्यान से समझिएगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या पर हम ही ध्यान देंगे। 0 लिखा है, 0 पर ध्यान नहीं देंगे, पॉइंट के उस तरफ ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होगा। तो पॉइंट के उस तरफ कितनी संख्याओं पर बार लगा है, एक ही संख्या पर बार लगा है तो हम नीचे 9 लिखेंगे।
पहला काम। दूसरा काम है 9 के बाद जीरो लगाना। 9 के बाद जीरो लगाएंगे तो 9 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने बिना बार वाली संख्या है, बिना बार वाले नंबर है। तो बिना बार वाले कितने अंक है, एक ही है 5, तो हमने यहाँ एक बार जीरो लगाना है। एक और क्वेश्चन समझ लेंगे, इसको आप ध्यान से समझे। दूसरे क्वेश्चन को समझने के बाद आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हर का काम हो गया। अब हम चलते हैं अंश पर। अंश में हम क्या करेंगे, अंश में हम लिखेंगे वही नंबर एज इट इज 57 वैसा का वैसे ही लिख देना है। इसके बाद हम इसमें से घटाएंगे। क्या घटाना है, बिना बार वाली संख्या, यानी पॉइंट के बाद हम देखेंगे बिना बार वाली संख्या क्या है 5, तो इसमें से 5 हमने घटा दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 57 में से 5 52/90। और अभी इसको ध्यान से समझना है, अगर ये कट रहा है तो और काटिए इसको। तो ये 2 से इसको आप 26 बार काट सकते हैं, 2 से इसको आप 45 बार काट सकते हैं। अब ये किसी नंबर से नहीं कटेंगे, यानी यही फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, तो इसका यह सरलतम रूप हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, रेलवे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 0.57 बार का सरलतम रूप क्या होगा, और ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। अगर लिखा है 0.32 बार, 0.32 बार, फिर से हम क्या लिखेंगे, हर में 9 लिखेंगे। 9 कितनी बार, जितनी संख्याओं पर बार। यहां ध्यान से समझिएगा, अगर यहां ऐसा लिखा होता 6 और ऐसा लिखा होता 2 6 पर बार लगा होता, तो हम यहाँ 9 कितनी बार लिख देते, 2 बार लिख देते। फिलहाल आपको क्वेश्चन में कितनी संख्याओं पर बार है, एक ही पर, तो हमने एक बार 9 लिखा है। फिर अब हम जीरो लगाएंगे। जीरो कितनी बार, पॉइंट के उधर कितनी संख्याएं विदाउट बार यानी बिना बार के हैं, तो यह एक ही संख्या, तो हमने एक बार जीरो लगाया। फिर अंश, हर का काम हो गया, अंश पर चलते हैं। अंश में हम यह नंबर वैसा का वैसे ही लिखेंगे 32 माइनस इसमें से घटाएंगे बिना बार वाली संख्या नंबर। बिना बार वाला नंबर क्या है 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 32 में से 3 घटाएंगे 29/90। अब अगर ये नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिए। अब आपका ये क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को डाउट है कि सर ये आपने 0 लिखा तब तो ठीक है, ये 1 होता 2 होता 3 होता तब क्या करेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट के उस तरफ, पॉइंट के उस तरफ कितनी संख्याओं पर बार लगा है, एक ही संख्या पर, तो हमने लिखा 9। फिर हम 0 लिखेंगे कितनी बार, बिना बार वाली जितनी संख्या, बिना बार वाली यहाँ एक भी संख्या नहीं, 0 एक बार भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम अंश पर आते हैं। अंश पर हम देखेंगे वही संख्या एज इट इज 3 में से घटाएंगे बिना बार वाली संख्या, तो पॉइंट के इधर नहीं, पॉइंट के उधर ही, तो पॉइंट के उस तरफ तो बिना बार वाली कोई संख्या नहीं, तो इस बार हमें क्या घटाना पड़ेगा, 0, कुछ नहीं घटेगा। फिर आगे हम देखेंगे 3 में से 0 घटेगा तो 3/9 यानी ये हो गया 1/3। 1/3 1/3 आपका आंसर नहीं है, यानी 1/3 आपका आंसर नहीं है। आपको अब पॉइंट के इधर ध्यान देना है। पॉइंट के इधर 0 था तब तक कोई बात नहीं, पॉइंट के इधर अगर कोई भी नंबर है तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। अभी आपने सॉल्व किया 1/3, इसके आगे आप 1 लिख दीजिए। 1 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लेते, यहाँ लिखा होता 2.32 बार, तो आप कुछ नहीं यहाँ 2 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ आपको अगर 6 लिखा होता तो आप ये जहाँ भी आपका आंसर आया था वहाँ 6 लिख दीजिए। बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे हमने परिमेय संख्या को समझा है वैसे ही अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और q इज नॉट इक्वल 0। तो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते और q इज नॉट इक्वल 0, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा √2 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय। अब कुछ समझेंगे कि सर √2/1 हो गया अंश बटे हर, लेकिन यह
अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वह अशांत रूप से अनावृत रूप से अनंत तक चलती है। ये आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। √2 की वैल्यू √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 की वैल्यू भी दशमलव के बाद अशांत रूप से अनावर्त रूप से चलती है अनंत तक। चलिए √4, जी नहीं, √4, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, इसलिए यह क्या है? परिमेय। ये आपको समझ में आ गया होगा। √4 की वैल्यू है 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी ये क्या हो गया? परिमेय। तो आपको समझ में आ गया होगा, संख्या रूट में हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जो संख्या रूट से बाहर आ जाए, यानी 4, 9, 16, 25, ऐसे ही स्क्वायर नंबर जितने भी होते हैं वो अगर रूट में लिखे हैं तो वह परिमेय होंगे, बाकी सब अपरिमेय। और पाई में आपको समझा चुका हूँ, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया अपरिमेय संख्याएं। अब समझते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या और रियल नंबर को हम परिभाषिक रूप में बोल सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिश्रित रूप में, यानी कंप्लीट सभी को मिला ले तो वह रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आसान है।